मनोज एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहता था। मनोज दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके हाथ में वही 2 पैसे आते थे जिससे वो बस घर में 2 वक्त की रोटी ला सकता था। मनोज की गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो कभी कभी अपनी माँ की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पाता था। ये सब देखकर मनोज की बीवी उसे बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन मनोज की बीवी घर में झाड़ू लगा रही होती है। उसकी माँ शांति भी वहीं होती है। तभी मनोज काम से जल्दी वापस आ जाता है और उसे देखकर नीलम बोलती है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपके काम में तो जल्दी छुट्टी नहीं होती और जल्दी आने पर पूरा दिन की पगार काट दी जाती है। फिर कैसे जल्दी आ गए आप? हाँ बेटा, और आज तो कोई छुट्टी देने का कारण भी नहीं है, फिर कैसे जल्दी आ गया तू आज? मेरी बात तो सुन लो। अगर ये सोच रहे हो कि आज घर जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा आराम करने को मिलेगा तो यहीं से वापस जाओ। आप लाते भी वैसे ही 2 पैसे हो और अगर उसमें भी छुट्टी कर लोगे तो वो 2 पैसे भी नहीं आएंगे। अरे मुझे बोलने तो दो, आप दोनों ही अपनी बातें बोले जा रही हो। अब मेरी भी कुछ सुन लो। बोलना बेटा, क्या बोलना है? माँ, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो फैक्ट्री शहर में शिफ्ट हो रही है, इसीलिए मुझे और बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया है। तभी मैं जल्दी आया हूँ। काम से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे इतनी मुश्किल से तो काम मिला था, वहाँ से भी निकाल दिया? माँ जी, मैं बोल रही हूँ, अब हमारे दिन आ गए हैं सड़क पर बैठकर भीख मांगने के। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जिस तरह से ये काम मिला था वैसे ही कोई दूसरा काम भी मिल जाएगा। तुम खामखा परेशान मत होया करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। आप हो तभी तो टेंशन है। अब आप खुद ही बताओ, 3 जने हैं तब आपसे खर्चा नहीं उठाया जा रहा। अभी तो घर परिवार आगे बढ़ेगा तब क्या करेंगे? हाँ बेटा, बहुत सही बोल रही है। तुम दोनों को साथ मिलकर अब कुछ सोचना चाहिए। नहीं, रहने दो आप, मैं ही कोई दूसरा काम देख लूंगा। क्या पता कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर मैं भी अच्छे से काम करूंगा। मुझे नहीं करना कोई काम, काम तुम्हारा गया है तो तुम ही सोचो क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? बहू, लेकिन पत्नी को तो पति का हर समय साथ देना चाहिए, और तू है कि मेरे पति को ही ताने मारे जा रही है। थोड़ा तो सब्र से काम रख। क्या सब्र करूं माँ जी? मेरे तो पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे जो इनसे शादी हो गई। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे गरीब पति की आप तरफदारी तो ऐसे कर रही हैं जैसे कल को इनकी लॉटरी लग जाएगी और हम सब अमीर हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर काम देखता हूँ। मनोज नीलम की बातों से परेशान हो जाता है और घर से बाहर काम देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन काफी देर तक कई जगह जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। कुछ देर बाद मनोज को एक रमन नाम का व्यक्ति मिलता है जो उसका बचपन का दोस्त होता है। रमन दूर से ही मनोज को पहचान लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, मनोज भाई, कहाँ हो? आजकल दिखाई ही नहीं देते तुम। मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम ही दिखाई नहीं देते हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, सब ठीक है ना? मैंने सुना तेरी शादी हो गई। कभी भाभी जी से मिलवा दिया कर, जब दिखता है अकेले ही दिखता है। अरे घर की परेशानी ही खत्म नहीं होती। इतनी मुश्किल से काम मिला था, मैं काम करता था और अब वो काम भी गया। गरीबी में आटा गीला। हाँ तो पैसे को कभी सही जगह लगाएगा तभी तो पैसे का कोई फायदा होगा ना। क्या मतलब सही जगह लगाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझा तो सही। देख, मेरे एक पड़ोसी हैं, वो भी पहले बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने लॉटरी डाली एक बार और निकल भी गई। अब देख, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि तू भी लॉटरी डाल ले। नहीं, ये सब तो किस्मत के ऊपर होता है। अगर किस्मत खुल गई तो अच्छा, और अगर नहीं खुली तो पैसे ही जाएंगे ना हमारे। देख, मैंने बता दिया, अब मान ना मान तेरी मर्जी है। गरीब तो है ही हम सब लोग, हमारे साथ कोई चमत्कार तो होगा नहीं, इसीलिए कभी किस्मत को भी आजमा लेना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। मनोज इतना बोलकर काम की तलाश में चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में रमन की लॉटरी की बात रह जाती है। लेकिन उसके पास लॉटरी की टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो करता भी तो क्या। बड़ी ही मुश्किल के बाद उसे एक काम मिलता है और जब काम से घर वापस आता है तो उसे देखकर नीलम बोलती है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, बचा हुआ सारा खाना आज के लिए है। अब जाओ, कल के लिए कुछ लेकर आओ, वरना कल माँ जी को भी भूखा रहना पड़ेगा। काम तो आज ही मिला है और पैसे इतनी जल्दी थोड़ी मिल सकते हैं। कुछ देख लो, हो जाए तो। अरे क्या देख लूं मैं?
जो 2 पैसे बचाए थे इतनी मेहनत से, उसका आज ये खाना बना है। अब आगे देख लो क्या करना है। जिस तरह से हमारी गरीबी है, ऐसे तो हमें आगे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं भी क्या एक बार लॉटरी डाल लूं? क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक बार लॉटरी क्यों नहीं डाल सकते? कोशिश करते हैं, क्या पता लग जाए। क्या बावला नाच रहा है क्या आपके सर पर? या खाने को पैसे नहीं है, आपको लॉटरी डालनी है? एक बार करने में क्या जा रहा है? ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो मैं देख लूंगा। मनोज अपने दोस्त रमन के पास जाता है और उससे कहता है, अरे रमन, मैं ये बोल रहा था थोड़े पैसे उधार दे दो, थोड़ा जरूरी काम है, मैं कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगा। माफ करना, सच में अभी हमारे घर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मेरे पास अभी देने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है। अगर होते तो मैं पक्का दे देता, लेकिन थोड़ा समझो, अभी नहीं है पास में पैसे। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुनकर सोचा था कि मैं एक बार लॉटरी डाल देता हूँ। मैं भी अपनी किस्मत को आजमा कर देखना चाहता था कि भगवान मेरी तरफ है भी या नहीं। अरे रहने दे भाई, मत ही डाल लॉटरी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैंने भी डाली थी, लेकिन मेरे पैसे डूब गए, तभी तो इतनी परेशानी हो रही है। मैंने पहले सलाह के रूप में बोला था लॉटरी डालने के लिए, अभी भी वैसे ही बोल रहा हूँ कि मत डालना लॉटरी। मनोज को जब पैसे नहीं मिलते तो वो जाकर अपने गांव के लाला से ब्याज पर पैसा उठा लेता है और लॉटरी की टिकट खरीद लेता है। उसे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अब वो लॉटरी ले चुका होता है और लॉटरी लेकर घर आता है। नीलम को बुलाता है और उससे कहता है, ये देखो, मैं लॉटरी का टिकट लेकर आ गया हूँ। बस अब भगवान करे कि हमारी लॉटरी भी निकल जाए। हाँ, ले तो आए हो, लेकिन इसके साथ साथ टेंशन भी ले आए हो। मुझे तो ये डर है कि अगर नहीं निकली तो इसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे। हाँ, तुम्हारा डर तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान का नाम लेकर तो आया हूँ मैं, और भगवान हमारी लॉटरी भी निकाल ही देगा। लेकिन इस लॉटरी का परिणाम कब आएगा? 2 दिन बाद ही आएगा, और 1 लाख की लॉटरी है ये। भगवान बस हमारे हालात सुधार दो और ये लॉटरी लगा दो। मनोज और नीलम दोनों ही लॉटरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। 2 दिन बाद जब लॉटरी के परिणाम का दिन आता है तो मनोज लॉटरी वाले के पास जाता है और बोलता है, भैया, आज लॉटरी का परिणाम आना था, जरा देखना ये वाले नंबर का परिणाम आया है क्या? दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। लॉटरी वाला दोनों के नंबर चेक करने लगता है और चेक करने के बाद बोलता है, सॉरी भाई साहब, आपका लॉटरी का नंबर नहीं लगा है। क्या? हे भगवान, अब मैं लॉटरी के पैसे कैसे दूंगा? सब खत्म हो गया। मैं क्यों आ गया रमन की बातों में? मुझे लॉटरी लगानी ही नहीं चाहिए थी। मनोज उदास सा मुंह लेकर जा ही रहा होता है वहाँ से कि इतने में लॉटरी वाला मनोज को आवाज लगाता है, भाई साहब 1 मिनट रुकिए, मुझसे नंबर चेक करने में गलती हो गई थी, आपकी लॉटरी निकली है आज। क्या? सच में? भाई साहब, आपको नहीं पता आपने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारे लिए केवल लॉटरी ही नहीं, सब कुछ है। आज इस गरीब की लॉटरी निकल गई, मुझे बहुत खुशी है। मनोज बहुत खुश होता है लॉटरी निकलने से और वो घर जाकर सबको बताता है। उसके बाद मनोज की तकलीफें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मनोज फिर कभी लॉटरी नहीं खरीदता, क्योंकि लॉटरी खरीदने के बाद से जो उसने टेंशन झेली थी वो उसे अब कभी नहीं झेलनी थी। अमित एक अमीर घर का लड़का था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय प्यार और अपनेपन को छोड़कर। उसके माता पिता के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अपने ही काम में बिजी रहते। वहीं दूसरी तरफ राम एक गरीब घर का लड़का था जो कि अपनी माँ ममता और बहन गीता के साथ रहता। एक दिन रात को अमित डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी माँ सविता के घर आने का इंतजार कर रहा था कि तभी सविता वहाँ आती है। माँ, आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई। मैं ना बहुत देर से ना आपका इंतजार कर रहा था। माँ, आइए साथ बैठ के ना खाना खाते हैं। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं पार्टी से आ रही हूँ। कोई वहाँ से मुझे बिना खाने आने देता क्या? माँ, आज आपके साथ डिनर करने का बहुत मन कर रहा था। आइए मेरे साथ कुछ खा लीजिए। ये देखिए माँ, मैंने ना आज सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। ये देखिए, ये शाही पनीर, ये आपको बहुत पसंद है ना। और ये दाल मखनी, आप तो बहुत चाव से खाती हो। और ये नान फ्राइड राइस, और मीठे में बर्फी, और काजू कतरी भी है माँ, और भी बहुत कुछ है माँ। आप मेरे साथ खाएंगी ना माँ? बेटा रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? बिना बात के इतना डिनर बनवाने की क्या जरूरत थी? इतना खाना वेस्ट कर दिया तुमने। अरे आपके पास अपने बेटे के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। अरे माँ, इतना बिजी कैसे रह सकती हो आप? अरे माँ बोलो ना माँ। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, जाने दो मुझे। सविता अपने बेटे अमित का हाथ झटक कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अमित गुस्से में गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर चला जाता है और गाड़ी स्पीड में होने की वजह से
अमित राम को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और राम वहीं बेहोश हो जाता है। तभी अमित गाड़ी से बाहर आता है और उसके सर से निकलते खून को देखकर वो घबरा जाता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। थोड़ी देर बाद में राम को होश आता है। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम अमित है। अनजाने में ना मुझसे गलती हो गई थी। मेरी गाड़ी से ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे सर से ना बहुत ब्लड आ रहा था, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है, लेकिन तुम मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले आए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इसका बिल नहीं भर सकता। हटो, जाने दो मुझे। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने इस हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। तुम बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं चला जाऊंगा। आपने मेरे लिए इतना ही कर दिया, वही बहुत है। नहीं नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। अमित जबरदस्ती राम से उसका एड्रेस पूछकर उसे उसके साथ उसके घर लेकर जाता है, जहां उसकी माँ और बहन उसका रात के खाने पर इंतजार कर रहे थे। उसके घर पहुंचते ही उसके सर पर पट्टी देखकर उसकी माँ और बहन दोनों डर जाती हैं। ये क्या हो गया तुम्हारे सर पर? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मुझे चोट लग गई है। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुझे ये चोट कैसे लगी? इसकी ये चोट ना मेरे कारण लगी आंटी जी। मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी जान बचाई है, एक एहसान और कर दो मुझ पर। हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, तुम अपने घर में तो रोज ही डिनर करते हो, क्या आज तुम गरीब लोगों के साथ डिनर करोगे? अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना कोई बात नहीं। राम की रिक्वेस्ट को अमित मना नहीं कर पाता और गरीबों के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद राम और अमित के लिए 2 थालियों में खाना लगकर आता है, जिसमें सूखी रोटी, दाल और प्याज था, जिसे देखकर अमित और राम अपने अपने मन में सोचते हैं, हम अमीरों के और इन गरीबों के डिनर में कितना फर्क होता है। ये लोग सूखी दाल रोटी लेके इतनी इज्जत के साथ खाने के लिए दिया इन्होंने मुझे, और एक हम अमीर लोग हैं जो 36 पकवान मिलने के बाद भी मुंह बनाते हैं। इसे ही कहते हैं लोग, जिसे मिलता है उसे कदर नहीं होती, जिसे नहीं मिलता वो तरसता रह जाता है। अमित तो बहुत अमीर है, पता नहीं उसे मुझ गरीब का डिनर पसंद आएगा भी या नहीं। इससे तो अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत है, पता नहीं ये मेरे घर की सूखी दाल रोटी खाएगा भी या नहीं। राम और अमित दोनों ही खाने की थाली को देखकर एक दूसरे के डिनर के बारे में सोच रहे थे कि तभी ममता उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों खाने को देखते ही रहोगे या खाओगे भी कुछ? भाई, मुझ गरीब के डिनर में यही था, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। नहीं भाई, खाना अमीर का हो चाहे गरीब का हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तुम भी भूख मिटाने के लिए खाते हो, हम भी भूख मिटाने के लिए खाते हैं। फर्क खाने में नहीं, बल्कि प्यार से खिलाने वाले में होता है, जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भाई कि तुम कहना क्या चाहते हो। छोटे शब्दों में मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी की इंसल्ट करने के बाद तुम उसे 36 पकवान खिलाओगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक सूखी रोटी सम्मान के साथ और प्यार से खिलाओगे ना, तो उसका पेट भी भरेगा और उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान भी पैदा होगा। अमित इतना कहकर चुपचाप खाना खाने लगता है और वहाँ बैठे सभी लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ राम और अमित अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक रोज अमित अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखता है। उसमें राम को भी बुलाता है। राम उसके लिए एक डब्बे में खीर लेकर उसके घर आता है। उसे देखते ही अमित उसे गले से लगा लेता है और अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। राम के गंदे मैले कपड़े देखकर सभी अपना मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन अमित को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम को अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर के लिए बैठाता है। वहाँ खाने के इतने सारे आइटम देखकर राम अपनी खीर छुपा लेता है। तभी अमित की नजर डब्बे पर पड़ती है। इसमें क्या लेकर आया था मेरे लिए जो तू मुझे नहीं दे रहा था? कुछ खास नहीं भाई, आज तेरा जन्मदिन था तो माँ ने रात को ही डिनर में खीर भिजवाई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही इतनी खाने की चीजें हैं कि तुझे मेरी लाई हुई खीर इनके आगे अच्छी थोड़ी ना लगेगी। राम मेरे भाई, तू कैसी बातें करता है यार। अरे ये खीर आंटी ने इतने प्यार से मुझे भिजवाई है, इससे ज्यादा ना कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए खाने को। मुझे तो ये खाना है भाई। आज तुम अमीरों का डिनर देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस दिन तुमने मेरे घर की दाल रोटी कैसे खा ली यार। तुम्हारे डिनर और मेरे डिनर में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ये खीर मुझे वापस कर दो। अमित और राम की बातें उसके दोस्तों के साथ साथ उनसे कुछ दूरी पर खड़ी अमित की माँ भी सुन रही थी।
जिसे सुनकर वो उनके पास आती है। ये गरीब लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम अमीरों और इनके जैसे गरीबों के सिर्फ डिनर में ही नहीं बल्कि हर चीज में फर्क है। इनका हम अमीरों से कोई मुकाबला नहीं है। माँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हम अमीरों और इन गरीबों में बहुत फर्क होता है। हमें घमंड होता है लेकिन इनमें नहीं होता, इनमें बस प्यार होता है। और इस लड़के का नाम राम है और ये मेरा दोस्त है। आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बेटा, अभी मैंने इस भिखारी की इंसल्ट करी नहीं है, लेकिन अगर तूने इसे अभी जाने को नहीं बोला तो जरूर कर दूंगी, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि हम अमीरों के साथ बैठकर डिनर कर सके। अमित मुझे जाने दो भाई, मुझे ये खीर वापस कर दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसकी जो जगह थी वो वहाँ पहुँच गया है। अब तुम भी अपना डब्बा उठाओ और निकलो यहाँ से। माँ ये आपने क्या किया? मेरे दोस्त की माँ ने कितने प्यार से खीर बनाकर मेरे लिए भेजी थी, ये आपने ठीक नहीं किया माँ। अमित के लाख बार रोकने के बाद भी राम अपना खीर का डब्बा उठाकर उदास मन से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमित भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन अमित अपनी माँ से कोई बात नहीं करता। तभी एक दिन सविता अमित को रोक कर कहती है, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या किया है मैंने? माँ इतने लोगों के बीच आपने मेरे दोस्त की इंसल्ट करी है। उसे हमारे साथ बैठकर खाना तक नहीं खाने दिया आपने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। लेकिन माँ, गरीब होना क्या अभी श्राप है? क्या पाप है? क्या वो जानबूझ के गरीब है? माँ, गरीब वो नहीं, गरीब हम लोग है। वो मुझसे और आपसे और आपकी सोसाइटी से बहुत अमीर है, क्योंकि उसके पास प्यार है, अपनापन है, परिवार है, परिवार का साथ है। लेकिन हमारे पास ये सब नहीं है माँ। अमित इतना बोलकर सविता को एक्सीडेंट वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अमित के साथ राम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही उसके परिवार वालों के साथ खाना खाकर अपने दिल से गरीब और अमीर के डिनर के भेदभाव की बात भी मिटा देती है।